जैसे ही दुरुस्त होता है, राकेश इसको स्क्रॉल करके आपको मैप को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि फेज वाइज कहां कहां। ये फर्स्ट फेज उन्होंने बताया, येलो मार्क जो है नक्शा, उसमें जहां जहां पीला रंग देख रहे हैं वो फर्स्ट फेज में जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग रंगों से डिमार्केट किया गया है 7 फेजेस के लिए। और जैसा हमने आपको बताया 4 तारीख को मतगणना होने वाली है और हमारे साथ जो खास मेहमान यहां जुड़े हुए हैं वो अपने अपने तरीकों से इसको देख रहे हैं। अभिजेश जी, जो हम बात कर रहे थे, अंडरलाइन करने लायक आपको क्या दिखाई दिया अभी इस बार जो अनाउंसमेंट हुई इसमें? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि शायद इस बार चुनाव आयोग चुनावी पूरी प्रक्रिया को लेकर के ज़्यादा अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट और जो लोग कमियां रहती हैं उसके लो करके पूरी तरह सजग और सचेत दिखाई दिया, जिस विस्तार से उन्होंने बताया है। 2 बातें और मैं कहना चाहूँगा दिनेश जी। एक तो ये कि मेरा ये मानना था कि आमतौर पे कहा जाता है कि वीकेंड हो गया इसलिए लोग छुट्टी लेके चले गए, तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करता कि वो बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन रखे चुनाव, वो सैटरडे संडे मंडे में चुनाव रखता है और उसके बाद कहता है कि नहीं वीकेंड को लेकर के चले गए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम दूर दराज के इलाकों में बर्फ में और रेतों में गर्मी में सब जगह पे आपके लिए जा रहे हैं, ये व्यवस्था कराने के लिए। कम से कम सैटरडे संडे आप ना देखें, उस दिन बाहर निकलें। नहीं, फिर ये ना कहा जाए ना कि इस वजह से लोग कम आए। मैं कहता हूं कि अनिवार्य कर दिया जाए वोटिंग। मैं तो इस तरह, और मैं साइमल्टेनियस ये भी कह रहा हूं कि देश की जनता को भी, मतदाता को भी, जिसको कहते हैं हमें मताधिकार मिलना चाहिए, हमें मताधिकार है, हमारे पास देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस सबसे बड़े लोकतंत्र की परीक्षा और जो प्रमाण है वो ये है कि जब देश की जनता बिल्कुल मुक्त कंठ से निर्भीक और निष्पक्ष होकर के बिना किसी भय और लालच में आए हुए वो मतदान केंद्र तक जाना अपना कर्तव्य समझे। ठीक है, ये कर्तव्य समझे और ये कर्तव्य इस हद तक होना चाहिए कि एसेंशियल हो जाए, ये जरूरी हो जाए, आवश्यक हो जाए, आप बाहर निकलें और वोट दें। बहरहाल उसकी तरफ हम चले, लेकिन उससे पहले जगदीश शर्मा जी से जरूर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस क्या सोच रही है जानना जरूरी है। डेट्स आ गई, सारी डेट्स आ गई सामने। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपने देश के साथ है, किसान के साथ है, महिला मजदूर के साथ। हर आदमी चुनाव का इंतजार कर रहा था कि चुनाव आने दो, इस बार हम वोट देंगे जो देश की बात करेगा, जो देश को बचाने की बात करेगा। भाई ने कहा कि वोट डालना बहुत जरूरी है, इसका तो एक कानून बना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए फिगर्स हमारे सामने डेट्स के रूप में 400 पार का भी एक फिगर है, आपका फिगर बताइए। देख, 400 पार करने वाले तो जनता उसी का इंतजार कर रही हो। 400 पार करेंगे, 600 पार करेंगे, समाने पर बता देंगे और धराशायी होकर गिर जाएंगे। ऐसे काम नहीं करेंगे। 400 पार करे एक आदमी कह देने से 400 पार, फिर मीडिया कह दे 412 पार। इस तरह लोकतंत्र नहीं है। देश की जनता बता दी उसके साथ महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, जो नौकरी की बात थी, जो जवानों की बात थी, हर आदमी दुखिया परेशान है। 400 पार की बात करें, अरे देश में रामराज होता, देश वो सब अभी अपील की है इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि भाषा को बड़ा मर्यादित रखिएगा। बिल्कुल मर्यादित। और दूसरे उन्होंने हरियाणा को मेरी मर्यादित भाषा में बोलता हूं, इस तरह से कोई लड़ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा रखिएगा, क्योंकि आजकल मैंने उन्होंने एक इशारा और किया, उन्होंने कहा आजकल इधर से उधर जल्दी हो रहे हैं लोग, तो दुश्मनी इतनी करना चाहिए। जो पार्टी इधर से उधर जाए उसको सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये भी चीफ कमिश्नर को करना चाहिए था। चुनाव आयोग के अध्यक्ष है वो, कहीं ना कहीं वोट जरूरी है, जो वोट ना डाले उसका आधार कार्ड कैंसिल करो, कुछ ऐसा। जब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो राकेश मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि दोस्ती वाली इस शायरी के साथ साथ कई और शायरियां आज सुनाई गई हैं राकेश, और ये आज जैसे पहले बजट का भाषण होता था, आज उसी का कमोबेश उसी तरीके से ये बताया गया है कि कब कब चुनाव होने हैं, कब गिनती होगी। बशीर बद्र की भी एक शायरी पढ़ी थी इलेक्शन कमिश्नर ने और कहा था कि दुश्मनी इतनी करिए कि जब मिले तो कम से कम गुंजाइश बनी रहे, और उसी सिलसिले में यह तंज कसा था जो दिनेश जी आप कह रहे हैं। लेकिन जगदीश जी एक चीज बताइए, आपने कहा कि नौकरी के मुद्दे, किसान के मुद्दे, 10 मुद्दे आपने और गिनाए। 14-19 का चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पर हुआ था ना, कि इससे अलग कोई मुद्दा था? तब भी आप यही गिनाते थे। भाई मुद्दे तो ये थे, पर पूरे कहां हुए? नहीं, आप यही गिनाते थे ना, यानी उन मुद्दों पर 14-19 के चुनाव में जनता ने नकारा। या तो आप ये कह दीजिए कि जनता ने 14-19 के मुद्दों पर मतदान ही नहीं किया। बेटियों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वोट तो इन्होंने करनी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जगदीश जी, आपने कहा कि इन मुद्दों पर चुनाव होंगे, तो इन मुद्दों पर चुनाव तो 14-19 में भी हुए ना। या तो कह दीजिए कि जनता ने मुद्दों पर क्या करते हैं, ये तो हिंदू मुसलमान पे चुनाव करते हैं। 14-19 में हिंदू मुसलमान पे था, आज हिंदू मुसलमान पे आप यही कहते थे। ये कहे ना, मेरी मेमोरी इतनी, अरे जगदीश जी मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं है। छत दी, चप्पल वालों को जहाज में बैठाया, इस पर चुनाव लड़े। मैं कह रहा हूं कि मेरी याददाश्त इतनी नहीं खराब है। तब भी आप किसी नेता से पूछे तो कहते थे नौकरी नहीं मिली, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, किसानों की 2 करोड़ की बात थी, और हमारी सेना भी क्या। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि रवनीश जी के पास भी चलते हैं। रवनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने क्या बातें मार्क की, किसको अंडरलाइन किया, आगे अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसकी तैयारी कितनी मुकम्मल है? रवनीश वत्स। दिनेश जी इस बार का चुनाव भी देखिए विकास के मुद्दे के ऊपर लड़ा जाएगा, और मूलभूत आवश्यकताओं को जिस
सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरा किया, उसके ऊपर ही लड़ा जाएगा। देखिए, विकास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और पूंजी भी होती है जनता के लिए। और जनता जनार्दन ने जो बार बार आशीर्वाद दिया, इसका प्रतिफल कहीं ना कहीं कर्म को ही जाता है। और लगातार आप देखिए, ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई थी ना 2014 में, चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, और चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर दिखा दिया। चौकीदार चोर है 2019 में भी इन्होंने, तो आपने बगल से सुन लिया ना, मुद्दे कुछ और हैं जिनको आप लेके जाते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी लेके जाती है। 2019 में इन्होंने चुनावी मुद्दे बनाने की कोशिश की थी। इस बार भी इन्होंने मोदी का परिवार को ट्रेंड बनाने की कोशिश की। कह दिया हमारे पास टाइम, हम सबको शामिल करना चाहते हैं, इसके बीच में रोक रहा हूं। एक सेकंड सर, का परिवार हमारे साथ दानिश, लालू यादव ने अपने आप को भस्मासुर साबित कर लिया, इंडिया अलायंस के लिए भस्मासुर साबित हो गए। कहीं और दिनेश जी एक चीज पर चर्चा होती है। रमनीश हाथ रखा और रमनीश देखिए, अरे रुक आज जाइए, अरे रुकिए, देश का ही परिवार है मोदी अरे का रुक परिवार, ये जाइए, साबित अरे करने अभी जा रहा है। अरे और 2024 में आप अरे देखेंगे जून तक बोलने को मिलेगा इस चुनावी परिणाम अरे जो रमनीश भाई आपको जून दिखेगा, तक बोलने को फिर से मिलेगा इस तीसरी बार। बार मोदी जी की सरकार बनने जा अभी रही एक है। ही बार में सारा बोल देंगे क्या? जून तक बोलने को मिलेगा, तनाव मत लीजिए। लेकिन एक सवाल है, मुझे लगता है कि उस पर चर्चा थोड़ी सी और हो जानी चाहिए। धनंजय गिरी, अरे रुक जाओ, अरे रुकिए ना, धनंजय गिरी आपका नाम थोड़ा नहीं है। धनंजय गिरी जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे रुकिए, देश ने दिखा दिया मोदी का परिवार, पूरा देश का परिवार मोदी का परिवार है। मैं भी चौकीदार है, वो सारे परिवार में आगे पहले लूटा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे रुकिए ना भाई, रुकिए। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, अरे किस हैसियत से आप बोल सकते हैं? ये तो देश की जनता बताएगी जो दुखी है, चाट के खाने वाली पार्टी, इतनी देर जगदीश जी रुकिए, अरे जगदीश जी रुकिए, आगे आपका मत सुनिए। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी। रमनीश रुकिए प्लीज, रुकिए थोड़ा सा। अभी शिष्टाचार की बात हो रही थी, अभी रूल की बात हो रही थी, अभी सभा हो गई, गांधी जी को बहुत, तो आप भी रखिए ना, रुकिए ना। जब आपसे कहा जाए कि रुकिए तो रुकिए। धनंजय गिरी जी, हैट्रिक जड़ने का मौका आप लोगों के पास है। हैट्रिक भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी नहीं जड़ पाई, राजीव गांधी नहीं जड़ पाए, नेहरू जी को छोड़कर। तो ये एक इतिहास रचने का मौका आप लोगों के पास, आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की घोषणा हो गई है और मामला इलेक्शन का है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मामला सिलेक्शन का है। चुनाव किसी को महानायक नहीं बनाता है, वो जनता बनाती है। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। और हम जनता के कदमों में सर झुका करके, साबरमती के संत हो या साबरमती की संतान, मां नर्मदा और नरेंद्र कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं। लोक कल्याण के लिए जो अपने आप को स्वयं को होम करते हुए लगातार देश के विकास को जिस तरह से गति और प्रगति दे रहे हैं, और जनता के कदमों में सर झुका करके हम ये कह रहे हैं कि जनता के आशीर्वाद से 2014 में हमारी सरकार बनी, 19 में उससे बड़े मैंडेट की सरकार बनी, 24 में उससे भी बड़ी मैंडेट जनता हमें देगी। और अभी मैं सुन रहा था को पैनल पर सभी लोगों को, कांग्रेस अभी और कराएगी और जनता अभी और सराहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया इतने सालों तक, देश के साथ जो अन्याय किया है, जो गांव गरीब किसान नौजवान, और दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र का ऐसा मजाक कि एक पार्टी एक परिवार के पास पिछले 5 पीढ़ियों से कैद है कि लोकतंत्र के लोकलाज के लिए भी सवाल उठता है कि क्या क्या गुलामी हो, क्या दास्ता वहां स्वीकार? इस देश को नहीं है स्वीकार, ये आने वाली पीढ़ियां नहीं स्वीकार करेगी इसको। आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए जो कहे कि चांद पर चलो, सूरज से आंखें मिलाओ। या तो सूरज से आदित्य महावीर ने आंखें मिलाई या नरेंद्र मोदी ने मिलाई। इस देश का को जो 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बना, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि पहुंची, 12 करोड़ घरों में टैप से वाटर पहुंचा, 4 करोड़ घर बने, 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी, आज 42 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। 11वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, तीसरी पर जाने की तैयारी है। दुनिया में शीर्षक की हमारी तैयारी है। इन तैयारियों एक बात धनंजय जी ये बताइए, धनंजय जी 130, खास तौर से अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, 130 में से कितने लाने के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, सारे जगह पर, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, नेशन का एक ही पसंद, नेशन के मूड में नरेंद्र मोदी समाये हुए हैं। और ये मैं आपके चैनलों पर दिखा रहा हूं। देखिए, कांग्रेस इतना भी नहीं सहन कर पा रही है। कांग्रेस की दुर्दशा नहीं चुसाएंगे कर दिया। कांग्रेस डबल डिजिट में इस बार आएगी कि नहीं, समस्या यहाँ पर है। ये बेचारे डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि हम कांग्रेस से ज्यादा सीट चलिए, दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश कुरैशी से आज दिन में भी बात नहीं हो पाई थी, उनको जरा शामिल करते हैं। दानिश कुरैशी, तब मैं कांग्रेस की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से। ठीक है धनंजय जी, सुन लिया हमने। एक बार दानिश जी के पास होके आते हैं। दानिश, तब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि तैयारी किसकी कैसी है, और अब तो डेट्स भी सामने आ गई हैं।
अब तैयारियों के बरक साहब के राय जानना चाहता हूं। आपको तो स्पॉइल स्पोर्ट के तौर पर लोग देख रहे हैं कि इंडी का काम बिगाड़ने वाले AIMIM के लोग। देखिए किस तरीके से देखते हैं, सबके अपने अपने नजरिए हैं। मुझे लगता है कि असद साहब को मोहब्बत करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है और उन्हीं की चाहत के चलते हम लग रहा है पिछली 2 बार तीसरी और इस बार अब तीसरी बार हम एक अलग तरीके से लोकसभा में आएंगे। आपने देखा पहले असद साहब अकेले लड़ते थे, फिर इम्तियाज जलील साहब जुड़े और इस बार की जो तादाद बढ़ेगी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बढ़ेगी। हम अपनी बिल्कुल स्थिर गति के साथ में पार्लियामेंट में अपनी तादाद पहुंचाने के लिए मुकम्मल कामिल कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आवाम का साथ मिलेगा। हमारे साथ अमित कुमार भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता लगातार सुबह से आप तक खबरें वो पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अमित के पास एक बार फिर चलेंगे, अभी मुझको फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अमित, तो कुल मिलाकर ये आ गई डेट सामने आ गई, जो इसके साथ साथ राज्य जा रहे हैं असेंबली में उसके लिए भी डेट्स आ गई, और अब बात वही कि अब तो टारगेटेड तैयारी की बात है। 400 पार कॉन्फिडेंटली आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन इधर जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी असल में असलियत से सामना होना बाकी है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप पूरी तैयारी की बात करें तो तैयारी में बीजेपी के आसपास कोई फटक नहीं रहा है। बीजेपी के आसपास कोई नजदीक भी नहीं है जो ये कहे कि बीजेपी के लेवल की तैयारी है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर 10 साल का शासन है तो एक तरह का आप जो कोशिश है जो मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों की जो पूरा प्रयास है वो इस बात को लेकर है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसको बाहर निकाल पाए। उसके लिए जरूरी होता है कि आपको ग्राउंड पर वर्क करना होता है। और देखिए, मैं बता रहा हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, महंगाई हो या तमाम ऐसे मसले हो, उस समय बीजेपी जिस स्तर पर जमीन पर होती थी, जिस तरह से आंदोलन करती थी, उस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते आपको विपक्ष के नेता उस तरह से दिखे नहीं। आप दो महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, इस पर तुरंत टिप्पणी ले लेना आवश्यक है। आप कह रहे हैं ना तो विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जैसी तैयारी किसी की दिखाई देती है और ना सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जैसी तैयारी किसी की दिखाई देती है। सर देखिए, घुड़सवारी घोड़े से गिरता है, इस बात को आपको पता होगा। जितनी तैयारी कर रहे हैं उतनी होंदे मुर्गे। आपने शाइनिंग इंडिया भी देखा होगा, इससे भी बड़ी तैयारी। आप भी घुड़सवारी रहे हैं? नहीं, बता रहा हूं, हम तैयारी नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं देश की जनता तैयारी कर रही है। अच्छा। हम तो जनता के साथ है, वो तय करेगी कि बचाना है देश को या उजाड़ना है। आप समय के अंजार के, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। 400 पार कह देंगे, 400 फिर तो चुनाव दे दो। जगदीश भाई एक चीज बताइए, आप कांग्रेस ने, एक मिनट रमनीश भाई, कांग्रेस ने कितनी सीट्स अनाउंस की है? देखिए, कांग्रेस 200 प्लस लाएगी। अरे कितनी सीट अनाउंस की है, कितने कैंडिडेट भाई जितनी भी करें, हमारा जो इंडिया गठबंधन मोदी को हराएगा। अरे कितने अनाउंस मोदी को हराएगा। अरे मुझे नहीं याद आ रहा है, करेंगे भाई। अरे मुझे नहीं याद आ रहा है कितने अनाउंस किए, कितने अनाउंस किए, अनाउंस पूरा करेंगे। 540 अभी तक कितने अभी तक कितने अनाउंस किए? जितनी भी अनाउंस करिए आपके सामने है। कितने? नहीं, मैंने नहीं देखा कितनी करी। अरे कितनी की है? ये पार्टी का काम चुनाव। अरे रमनीश रुकिए ना भाई, 543 पर पूरी पर अनाउंस करेंगे इंडिया गठबंधन। नहीं, कितनी सीट्स अनाउंस किए, कैंडिडेट कितने अनाउंस किए अभी तक? भाई जितने भी करा मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? अब आप कांग्रेस पार्टी के नेता है, आप ही को नहीं पता कितने अनाउंस किए? तैयारी जनता करिए आप। अरे तैयारी क्या, टिकट जनता अनाउंस करेगी, टिकट जनता अनाउंस करेगी। आप अपनी तैयारी जगदीश भाई इसी तरीके से देख लीजिए कि आपको यही नहीं याद है कि कांग्रेस पार्टी ने कितने टिकट अनाउंस किए हैं। आपको यही नहीं याद है, और आपसे 3-4 गुना ज्यादा। बताऊंगा, कट मार करूंगा, माई पेस का पेपर कार्य करता हूं जमीन। अरे मैथ का पेपर नहीं है, मुझे वाकई जो तैयारी करे वही औंधे मुंह गिरेंगे। मुझे पता है इस बात का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो तैयारी करता है एग्जाम में जाने से पहले वो औंधे मुंह गिरता है? हाँ, जो गिर रहा। नहीं, मतलब किसी विद्यार्थी को तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो देश की जनता कर रही है। नहीं, तैयारी देश की जनता कर रही है, नेता को नहीं करना चाहिए। चुनाव की देश की जनता तैयारी करे, किसको जिताना किसको हराना। अब एक सेकंड इस पर राय ले लीजिए। अब निजेश जी, अब निजेश जी उस तैयारी पर आपकी टिप्पणी जिसमें ये नहीं मालूम है कि सीटें कितनी लड़ने, अभी कितनी अनाउंस हो गई, उनके कितने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए उन्होंने? देखिए दिनेश जी, बात ये यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि जून के महीने से शुरू हुई थी कि एक गठबंधन बनेगा। उस गठबंधन की हालत आज की डेट में क्या, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश ने देखा कि एक दूसरे को धोखेबाज पार्टी, अरे आपको तो धोखा, मुझको तक को धोखा दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस के लिए बड़ी झूठी और धोखेबाज पार्टी, आपको क्या छोड़ेगी। उसने कहा चिरकुट नेताओं की मैं बात नहीं करता। उसने कहा कौन अखिलेश वखिलेश। ममता बनर्जी ने क्या कहा, आप महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण तक चले जाइए। बात यह है कि जब इनका मुद्दा सिर्फ एक है, किस मुद्दे पर है? मोदी को हटाना है। देश की जनता ने तय कर लिया मोदी को लाना है। देखिए राजकुमार जी भी जुड़ गए, आपने अखिलेश देश की जनता ने ये तय कर लिया कि एक बार जरा इस मुद्दे पर कोई गठबंधन की बातें हो गई, इस मुद्दे पर कोई गठबंधन नहीं चल सकता। उधर क्या क्या दिखाओ ना, बुला जूता मारते हैं बंद करके कमरे में। अनुशासन और एनआरकी में फर्क होता है। एनआरकी को अगर आप स्वतंत्रता का नाम देते हैं तो वो भी गलत। उद्दंडता कभी स्वतंत्रता नहीं होती। मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाना चाहता हूँ। राजकुमार भाटी जी,
बहुत सारी बातें हुई और अभी स्थिति यह है कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स कई बार यह भी नहीं जानते हैं कि वो कितनी सीटों पर अनाउंस कर चुके हैं, आगे क्या होने वाला है। तैयारी के संदर्भ में बात हो रही है, कौन पार्टी कितनी तैयार है? नहीं, अगर आप गठबंधन की पोजीशन देखें, अभी आपके शो में दो बातें कही गई कि एक तो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन नहीं हो रहे, दूसरे इंडिया गठबंधन की तैयारी नहीं है। इस सरकार के खिलाफ, मोदी जी की सरकार के खिलाफ पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा, इतिहास में सबसे ज्यादा आंदोलन हुए हैं। 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, लाखों लोग, 1 साल पूरे महिलाएं सड़क पर बैठी रहीं राजधानी में। लखनऊ में पिछले 2 साल से जो विद्यार्थी हैं, जो जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, जो परीक्षाओं के पीड़ित लोग हैं, कहीं पर्चा लीक हो गए, कहीं किसी परीक्षा में बेईमानी की गई है। हाई कोर्ट का आदेश है 6800 पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए, सरकार नहीं कर रही है। छात्रों पर रोजाना लाठियां चलाई जा रही हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर बेटियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, उसमें छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, पीड़ित लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन लगभग 10 प्रदेशों में बिल्कुल सफलतापूर्वक सीटें विभाजित कर चुका है, सीटों का बंटवारा कर चुका है। एनडीए का एक भी स्टेट में नहीं हुआ बिना विवाद के। आप देखिए हरियाणा में इनका गठबंधन टूट गया। एक मिनट, हरियाणा में दोनों पार्टी एक दूसरे के भाटी जी, खिलाफ बोल रही है। भाटी जी माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। आपने कहा कि बिना विवाद के वहां टिकट का बंटवारा नहीं हुआ। भाई, आप तो बातचीत शुरू भी नहीं किए थे, आपने यूपी में सीट अनाउंस कर दी थी। इधर बातचीत चल रही थी, अखिलेश यादव जी ने एक चिट्ठी लिखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की, भाई हम तो आएंगे अमेठी में यात्रा में। नहीं पहुंचा, कहे कि पहले सीट पर फैसला करिए, उसके बाद हम आएंगे यात्रा में। आप कह रहे हैं, कम से कम आप तो मत बोलिए, आप तो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, आपकी पार्टी बहुत प्रोएक्टिव रहती है। सहमति से सीट शेयरिंग हो गई नहीं, लेकिन आपको केवल हमारे सुराख देखने हैं। नहीं, नहीं, मैं बस बता रहा था, आपको सुराख केवल मुझे एक किसी का नहीं पार्टी देखना है। समर्थन में बोलना है। हमारी सीट शेयरिंग हो गई ना, बिहार में भी हो गई, उत्तर प्रदेश में भी हो गई। इनकी कहां हुई है, हाँ बता दीजिए बिना विवाद के। हर जगह झगड़ा है। बिहार में चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां मुंह फुलाए बैठी हैं, उड़ीसा में इन्होंने प्रयास किया, बंगाल में क्या हो रहा है, नहीं बनी, पंजाब में क्या हो रहा है अभी तक हुई है। इनके प्रत्याशी सीट छोड़ कर भाग रहे हैं। बंगाल पंजाब में क्या हो रहा है, चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप एक आध अपवाद जो है उसको सामान्य स्थिति बता रहे हैं राजकुमार जी। एक आध जगह, खैर मैं आपके पास आता हूं और ये दानिश के पास चलूं ये जानने के लिए कि दानिश, हर कोई अपना एक टारगेट सेट करता है। आपने टारगेट क्या सेट किया है, कितनी सीटें आप जीतेंगे, क्या सोचा है आपने? देखिए, हमने जितनी भी सीटें लड़ाने की कोशिश की है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो, महाराष्ट्र में जहां जहां लड़ने की बात है वो, आइंदा के दिनों में चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ना, ये वैसी गोल बात हो गई। देखिए, उधर फिगर है, एक टारगेट है 400। इधर अभी कांग्रेस को ये भी पता चलने में टाइम है कि उन्हें अपने कैंडिडेट कितने अनाउंस किए हैं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कितनी लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे। सुनिए, टारगेट की अगर बात की जाए तो वो जो 400 का और 500 के टारगेट की बात कर रहे हैं ना, ये पहले टारगेट दे चुके, 15 लाख का टारगेट दे चुके, 2 करोड़ का टारगेट दे चुके, महिलाओं को सुरक्षा का टारगेट दे चुके, गृहिणियों को अनाज का टारगेट दे चुके। बहुत सारे टारगेट की बातें, रोज सुबह और शाम एक नया टारगेट भारतीय जनता कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका टारगेट भी वहीं से सेट होता है? कई लोग कहते हैं। बिल्कुल, ये तो आपको पता होगा, आपको बताया होगा, उन्होंने बता दिया क्या? मैं दिनेश जी इस सवाल को मैं थोड़ा सा रिफॉर्म कर देता हूं, अगर आप कहें तो, दानिश के लिए प्लीज। अरे दानिश भाई, इस सवाल, मुझे लगता है दानिश भाई, दिनेश जी के सवाल को मैं थोड़ा सा उनकी इजाजत से उससे रिफॉर्म कर दे रहा हूं, रीस्ट्रक्चर कर दे रहा हूं। सही नस पकड़ी है मैंने, लगता है सही नस पकड़ी है। नहीं, थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर देता हूं सवाल को। आपके पास अगर जानकारी दे रही है, बराबर है, तो फिर आप उजागर करिए। अरे आप जितना बोल रहे हैं, मैंने लगता है सही नस पे हाथ रखा है। राकेश, इलेक्ट्रो बोर्ड में क्या हुआ वो पूछिए उनसे, पूछिए कांग्रेस से। अरे राकेश भी आपसे बात करना चाहते हैं, सुन तो लीजिए। मैं उनके सवाल को, दिनेश जी के सवाल को रीस्ट्रक्चर कर पूछ रहा हूं, आप तो जवाब दे नहीं रहे। आपसे मैंने पूछा फिगर, आप फिगर बता नहीं रहे।
नहीं तो आप चलिए आप नहीं बता रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं, तो मुझे लगा कौन बताएगा, तो आप बताएंगे, किसके बताने का इंतजार है? तो आप तो जवाब नहीं दे रहे, फिर आप भी गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं आपका टारगेट कैसे बता सकता हूं? ठीक है, पांडे जी से अरे पूछ मैं लेते हैं। कैसे बता दूंगा आपका टारगेट? आप ले लीजिए पांडे जी का सवाल। क्या चीज बताइए पांडे जी का क्या सवाल मैं है? उस स्थिति में ले आया कि वो आपका सवाल ले पाए। चलिए बोलिए। अब सुनिए, आप ये टारगेट की बात कर रहे थे, सेट आपका सेट एजेंडा क्या है? मुझे लगता है कि जरा भाटी जी और दानिश भाई चले गए क्या? अच्छा नहीं दिख रहे हैं। इनको एक साथ स्क्रीन पर रख दीजिए, क्योंकि खेल यहीं पर है यूपी में 80 सीट पर, और जैसे आप पहुंचे तो उधर खलबली मच गई। अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। तो आपके टारगेट पर कौन है? यूपी में समाजवादी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी है? मुझसे पूछ रहे हैं पांडे जी? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे टारगेट पे हर वो वर्ग है जिसके साथ सियासी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी कर रही हो, चाहे सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी सपा या कर रही हो, भाजपा या और कोई भी वर्ग। सुनिए, देखिए पांडे जी, आप बोलने दीजिए। आप अपने आपने सवाल कर लिया, मैं अपनी बात तो खत्म कर लूं, या फिर मेरी तरफ से भी आप ही बोल लीजिए। तो सवाल यहाँ ये है कि सुनिए, सवाल यहाँ ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो अपने बड़े बड़े नेताओं को नहीं बचा पा रही, जेल से मुलाकात करने से भी परहेज कर रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो वो तो मुलाकात करने से भी परहेज कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जो पार्टी अपने नेताओं को नहीं बचा पा रही, वो आम आवाम को कैसे बचाएगी? और अगर उनको बचाना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी नहीं बनती, तो फिर हमारा राजनीतिक होना ही कि क्या वो बच जाती है? बताइए आप। ले हो गया। भाटी जी जवाब दे दीजिए, फिर टीएमसी के हमारे पास नेता है, उनके पास भी चलेंगे। और ये गोल गोल नहीं था, एकदम स्पष्ट जवाब था दानिश भाई का। ठीक है, राजकुमार जी जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, उनको मैं सवाल ही समझ नहीं पाया, बचा नहीं पा रही। एक सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज करा के जो शानदार नेता हैं, जो जनाधार वाले नेता, उनको जेल भेज रही है। तो आलोचना सरकार की होनी चाहिए, जिनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा आलोचना उनकी होनी चाहिए। मतलब चोर को नहीं रोक रहे हैं, कह रहे हैं इसके घर में चोरी हो गई, अपनी चोरी नहीं बचा पाए, और चोर को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो ये तो भाटी जी कहीं ऐसा फील तो नहीं कर रहे हैं आप? शाहजहां शेख के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं जवाब दूं शाहजहां शेख, अरे रुक जाइए ना दानिश, अरे रमनीश, ऐसा तो अरे दानिश अच्छा बोल लेते हैं, हो सकता है। अरे दानिश अच्छा बोल लेंगे, दानिश अच्छा बोल लेंगे भाई। रुकिए ना रमनीश, रुकिए, अभी उनके बीच का मसला है। बोलिए भाटी जी, फिर दानिश जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो पैटर्न है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, विपक्ष के नेताओं को उत्पीड़न करना, हर स्टेट में हर पार्टी के साथ कर रही हैं, जो उनके विरोध में है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ है, उनके खिलाफ तो करनी नहीं। तो इस उत्पीड़न में आवाज तो सरकार के खिलाफ उठनी चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ उठनी चाहिए। आप जो पीड़ित, हम तो पीड़ित है, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दानिश एक रिप्लाई कर दीजिए, दानिश एक रिप्लाई कर दीजिए फिर। अरे रुकिए भाई, रुकिए ना, कितनी बार बोला दानिश। अभी फिलहाल जाति के मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, 160 के ऊपर सीटें आप जीते हैं, वोट शेयर भी बहुत बढ़ा है। लोकसभा में भी वो लगातार इसी मुद्दे को और इंगेज कराने के प्रयास में है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में और देश में ये मुद्दा, खासतौर पर जातिगत जनगणना का, कोई असर डालेगा? देखिए, परिवारवादी जातिवादी राजनीति देश की जनता नहीं चाहती। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 4 जातियां, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, वही जातियां हैं। मत बांटो देश को, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने दो, सबको आगे बढ़ने दो। वोट बैंक के लालच में हम काय को देश को ऐसे खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ये पसंद नहीं करते। छिंदवाड़ा को लेकर कोई विशेष रणनीति? हम छिंदवाड़ा जीतेंगे, जीतना बहुत आसान है। जो सब जगह की रणनीति है वही छिंदवाड़ा की रणनीति है। और आप देख लीजिए, छिंदवाड़ा सहित सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 370 का टारगेट है बीजेपी का, 400 पार करने का एनडीए का। कितना आसान लगता है आपको ये टारगेट पूरा करना? जनता का प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देख के ये बिल्कुल आसानी से संभव होने वाला टारगेट है जो हम प्राप्त करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमसे बात कर रहे थे और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार 400 सीटें एनडीए पार करेगी। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स नव भारत, भोपाल। लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है कि विधानसभा इलेक्शंस पूरे होने के फौरन बाद शिवराज सिंह चौहान जहां के दौरे पर गए थे और जहां जीतने के लिए विशेष रणनीति की बात कर रहे थे, वो छिंदवाड़ा था।
और अभी वो कह रहे हैं कि जो बाकी जगह की रणनीति है वही छिंदवाड़ा पर भी लागू होगा। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से यहां चर्चा को वापस लाते हैं किसकी कितनी तैयारी के संदर्भ में, क्योंकि आज एग्जाम की डेट सामने आ गई हैं। किसकी कितनी तैयारी है ये, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट इस समय जो सामने आया है वो भी आपके स्क्रीन पर ये रहा। द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज हियर, ईसी हैज अनाउंस्ड द 2024 लोकसभा इलेक्शन डेट्स। वी द बीजेपी एनडीए आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्शंस। वी आर गोइंग to the people on the basis of our track record of good governance and service delivery across sectors। मतलब विकास पर और अपने किए हुए कामों को लेकर, अपनी गवर्नेंस को लेकर हम जनता के साथ जा रहे हैं। और हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से। संजय शर्मा जी, डेट्स आ गई, तैयारी कितनी है आपकी? यहां तो 400 का टारगेट है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद तो आया कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, और जहां तक तैयारियों की बात है उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन आज काफी देर से जब आप लोगों को मैं सुन रहा हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार ये पार, अब की बार वो पार, ये मान के चलिए इस बार के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। जो आपको पता है तो प्लीज बताइए। 2004 का इलेक्शन मुझे याद आता है, फील गुड इंडिया साइनिंग, और फील गुड इंडिया साइनिंग के चक्कर में सरकार चली गई थी एनडीए की। और इस बार पिछले 10 वर्षों में देश की जनता ने जो भोगा है और जो सजाएं नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को दी है, किसानों के लिए दिल्ली के राजपथ पर इन्होंने किले ठुकवा दी, और ये 400 पार की बात करते हैं। कौन आएगा इनको वोट देने? और जहां तक बंगाल में हमारी तैयारियों की बात संजय भाई एक छोटी सी बात है, आप 20 साल पहले चले गए, आप 20 साल पहले चले गए, 14-19 आपको याद नहीं रहा। तैयारी का सवाल था, तो एक आपके नेता का वीडियो वायरल है अरूप चक्रवर्ती का, जो कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए सेंट्रल फोर्स रहेगा, सबको समझा देना भाई। तो ये चल रहा है बंगाल में इस तरीके से तैयारी या कोई और तरीके से तैयारी? सुनिए, ये सब वीडियो चुनाव के टाइम पर आते जाते रहते हैं। अच्छा, लेकिन बंगाल में 7 चरण में चुनाव हो, और केंद्रीय फोर्स ही लोकसभा के चुनाव करवाती है, विधानसभा के चुनाव भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस ही कराती है। सेंट्रल फोर्सेस के नेतृत्व में चुनाव होता है। और 2021 के विधानसभा चुनाव अच्छा, बहुत संजय जी एनडीए के साथ थी, यूपीए के साथ थी, तब तो ये शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें तो शाइनिंग इंडिया में ये शामिल थे। शाइनिंग इंडिया में आप भी थे संजय जी। और बंगाल के लोगों के संजय शर्मा समेत हमारे सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। राकेश का विशेष रूप से बहुत धन्यवाद, उन्होंने आपको विस्तार से बताया कि कहां कहां पर चुनाव होने हैं, किस किस तारीख को होने हैं। तो अब आपके सामने है तैयारी, चुनावी पार्टियां भी कर रही हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन चुनाव के लिए तैयारी आपको भी करना है। मतदान से चूकिएगा मत, अपने इस फ्रेंचाइज का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद कर रहा हूं मैं आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हाजिर होते हैं।